बीजेपी के लिए ये आसान नहीं है। क्या लगता है कि आप वाकई में चुनाव के बाहर, मतलब मैदान के बाहर आके जिताने वाले प्लेयर हैं? देखिए, जो संघ ने दिया है, जो विद्यार्थी परिषद ने दिया है, उसमें मैं नहीं तू का भाव है कि कार्यकर्ता निर्माण करना, ये संघ ने सिखाया। हम बात करते हैं सर 1975 की, जब आप बहुत लंबे समय तक जेल में बंद रहे, तो उस समय क्या आपके अंदर चल रही थी? लगता था कि जैसे अंग्रेज यहाँ पर आए थे तो अंग्रेजों का जिस प्रकार से भय था, आतंक था, उसी प्रकार का एक भय और आतंक देश भर में कांग्रेस पार्टी का था। कितना कुछ बदलाव आया है और किस दिशा में बदलाव आया, पॉजिटिव में आया कि निगेटिव में आया है? देखिए, राजनीति में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। तो कभी पार्टी लाइन से हट कर काम करने की इच्छा हुई? चाहे उत्कल समाज हो, मुस्लिम समाज हो, सिख समाज हो, सब में एक प्रकार का भाव हो गया था कि उपासना जी, क्योंकि मैंने सबसे पारिवारिक संबंध डेवलप किए थे। जो 18-19 साल बीजेपी को मिले, उसमें कितना छत्तीसगढ़ विकास कर पाया? ये गढ़ था कांग्रेस का, और गढ़ होने के नाते यहाँ से जितना शोषण किया जा सकता था वो शोषण था। विकास के नाम पर छत्तीसगढ़ शून्य था। आप ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं और साथ ही साथ जो धार्मिक भावनाएं हैं तो उसकी भड़काने का काम करते हैं, ये भी आरोप लगा है। मैं हिंदू हूँ, इस बात को कहना ये कोई गलत बात नहीं है, और इसका मतलब ये थोड़ी मैं दूसरे धर्म का विरोध। मेरे सबसे ज़्यादा मित्र मुस्लिम बंधु हैं। ईद में मैं सर्वाधिक रायपुर का ऐसा नेता हूँ जो सर्वाधिक सेवाई खाता हूँ जा जाके। नमस्कार, एक बार फिर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं TNR न्यूज़ का खास कार्यक्रम सवाल जो आपका है। साथियों, जैसे कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लगातार अलग अलग विधायक, मंत्री, सांसद और नेता से आपकी मुलाकात करवाते हैं और जानने का प्रयास करते हैं उनके जीवन के सफ़र और संघर्ष को, और साथ ही साथ कुछ ऐसे अनछुए पहलू जिनको लोग जानना चाहते हैं उनके बारे में, जो अभी तक अनजान है। आज हमारे साथ मेहमान है, वो बहुत बेहद खास है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से वरिष्ठ नेता सच्चिदानंद उपासने जी की। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राजनीतिक चर्चा में आगे बढ़ेंगे सर। हम जानना चाह रहे हैं कि कौन है सच्चिदानंद उपासने। वैसे तो जो राजनीति में थोड़ी बहुत रुचि रखते हैं वो सब आपको पहचानते ही हैं, लेकिन फिर भी से, क्योंकि हमारे कार्यक्रम का पहला पड़ाव होता है। देखिए, मूलतः मैं एक महाराष्ट्र के छोटे से गांव में, भरतवाड़ा एलिचपुर नाम का गांव है, वहाँ मेरा जन्म। मेरे पिताश्री दत्तात्रेय उपासने जो लिप्टन टी कंपनी में एक सेल्समैन थे जी, और माता जी एक सामान्य गृहिणी थी। वहाँ पर मेरा जन्म हुआ। पिताजी मूलतः राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक थे, जो काफ़ी लंबे समय से संघ का काम शिक्षित स्वयंसेवक के रूप में करते थे। और जब महात्मा गांधी की हत्या हुई थी, उस समय ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में नौकरी में थे। उस नौकरी को छोड़कर सत्याग्रह करके जेल गए थे। ऐसे परिवार में मेरा जन्म हुआ। बहुत ही विपरीत परिस्थितियाँ थी, बहुत कठिन परिस्थितियाँ थी। और जब पिताजी उस समय आर्थिक दौर में गुजर रहे थे, तो ऐसी भी परिस्थिति थी कि अपने मित्र के यहाँ मुझको रख कर जो है पालन पोषण उन्होंने मेरा करवाया जी। बचपन से मैं बहुत ही अशक्त भी था, बहुत कमज़ोर था शरीर से। तो वैसे रूप में मेरी पढ़ाई वहाँ चालू हुई। फिर धीरे धीरे पिताजी चूँकि लिप्टन टी कंपनी में नौकरी लग गया और यहाँ से ट्रांसफ़र का दौर चालू हुआ। तो पहले बैतूल ज़िले में, बैतूल में जो अटनेर नाम का गांव है, वहाँ पर रहे। ओके। फिर वहाँ से धीरे धीरे ट्रांसफ़र होते हुए बालोद आ गया, दुर्ग जिले का, जो उस समय दुर्ग जिला था। तो तब आपकी उम्र क्या रही होगी उस समय? तो मैं करीब करीब पहली दूसरी क्लास में। ओके। तो वहीं मेरा अध्ययन बालोद में ही तीसरी तक अध्ययन हुआ जी। 1965-66 की बात रही हुई। तो बालोद में भी पिताजी संघ का काम करते थे। तो उनको देख देख के थोड़ा सा संघ के काम में हम भी उस समय शाखा जाने लगे उनके उस पर जो है। तब से हम भी संघ के नियमित स्वयंसेवक के रूप में काम करने लगे। और पिताजी चूँकि बालोद में थे तो जनसंघ का काम भी करते थे। उस समय दिया छाप जनसंघ हुआ करता था जी। तो छोटा स्थान था, तो पिताजी वहाँ राजनीति के क्षेत्र में जनसंघ का काम करते थे। तो स्वाभाविक रूप से छोटा स्थान होने के कारण बाकी संगठन भी उन्हीं के जिम्मेदारी पर थे। अब चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे कल्याण आश्रम हो, चाहे विवेकानंद शिला स्मारक का काम था, चाहे वो ऐसे अनेक संगठनों के काम जो है
वो संघ के साथ साथ दायित्व का निर्वहन करते थे। तो चूँकि परिवार में वातावरण था, पिताजी उसमें थे और माताजी भी सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, तो घर में नेताओं का आना जाना, संघ के प्रचारकों का आना जाना जी। ये सब छोटे से थे। तो शांताराम सराफ जी वहाँ संघ के दुर्ग जिला प्रचारक थे, मोघे जी थे वो वहाँ के प्रचारक थे, तो उनका घर आना जाना, फिर और भी काफ़ी जनसंघ के लोग भी आते थे। तो वो संस्कार जो है उनके साथ रह रह कर वो हम लोगों में घर में आ गए। तो स्वाभाविक रूप से बड़ा अच्छा लगता था जब हम लोग वैचारिक रूप से पिताजी कविता 5-6 में से निकाल कर देते थे। 15 अगस्त में इसको गाना, 26 जनवरी को इसको गाना, तो स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस के अवसर पे राष्ट्रभक्ति के गीत गाते थे। तो वहाँ पुरस्कार भी मिलता है, उनको भी मोमेंटो मिल जाए, कोई किताब मिल जाए जी। तो बड़ा आनंद होता था कि चलो अपने कोई किताब मिला। और ये आपके पत्र जो लिखते थे, जनवाणी आपके पत्र, तो उस समय पर लिख लिख के उसको भेजते थे यहाँ नव भारत में, भास्कर, युग धर्म में, ऐसे जिस समय जो पेपर तो प्रचलित थे, तो वो छपते थे, अपना नाम आता था उसमें नीचे। तो बड़ा खुशी लगती थी कि देखो हमारा नाम आ गया जी। ऐसा करके बहुत आनंद होता था नाम छप के। राजनीति में आपका रुझान कब हुआ कि आपको लगा कि हाँ मैं राजनीति में जाना चाहिए? हाँ। तो उसके बाद जब रायपुर आए पिताजी ट्रांसफ़र होके, तो यहाँ भी संघ के काम में हम लोग रहे। फिर अध्ययन जैसा जैसा बढ़ता गया तो विद्यार्थी परिषद के काम में आया, छात्र राजनीति में। ओके। और विद्यार्थी परिषद की अनेक जिम्मेदारियां मैंने संभाली। यहाँ पर राष्ट्रीय अधिवेशन किया 1980 में, उसका व्यवस्था प्रमुख रहा। फिर वहीं से मेरे को मैंने कार्यालय मंत्री की जिम्मेदारी, फिर विभाग प्रमुख, संभाग का प्रमुख हुआ। फिर मध्य प्रदेश के प्रदेश मंत्री की जिम्मेदारी 1980 में मिली मेरे को। तो स्वाभाविक रूप से छात्र आंदोलन करना, छात्रों की समस्याओं के लिए आंदोलन करना। यहाँ नजीब जंग कलेक्टर थे उस समय, तो एक बहुत बड़ा आंदोलन मैंने किया था। कापियाँ नहीं मिल रही थी, उसको लेकर 7 दिन जेल में रहा। तो उस समय जो है एक संघर्ष का पुट जो है शरीर में जी, ये हुआ कि नहीं, छात्र आंदोलन में नेतृत्व का गुण जो है वो विद्यार्थी परिषद ने दिया। और विद्यार्थी परिषद में जब काम करते करते और फिर उस समय आपातकाल लग गया। आपातकाल लगा तो 1975 में, 1975 में। तो फिर भूमिगत आंदोलन में हम काम करने लग गए। तो भूमिगत आंदोलन में पर्चे निकालना, पर्चे छापना, साइक्लोस्टैट मशीन लगाई एक जगह, वहाँ से निकालते थे। तो घर पर हमारा गतिविधियों का केंद्र हो गया। बार बार छापा पड़ने लगा पुलिस का। हाँ। पुलिस का छापा पड़ा। फिर बड़े भाई साहब को गिरफ्तार करके ले गए। संगठन मंत्री घर से जनसंघ के केशव दवे जी की गिरफ्तारी हुई, फिर कमलाकर डोनगांवकर जी की गिरफ्तारी हुई। तो वो केंद्र बन गया घर जो है। तो समय बार बार छापे पड़ना। फिर आदेश हुआ कि भाई आप चूँकि अब पुलिस की नज़रों में आ गए हो तो सत्याग्रह करके जेल जाना पड़ेगा। तो उस समय करीब करीब मैट्रिक बीकॉम फर्स्ट ईयर की परीक्षा मैंने पास की थी। तो फिर नारे लगाया कि इंदिरा तेरी तानाशाही। जेल की बात पे हम आएंगे सर, आगे बढ़ेंगे, आगे चर्चा में आएंगे इसके ऊपर। लेकिन उससे पहले हम ये जानना चाह रहे हैं कि आपकी माता श्री रजनी देवी जी यहाँ से पहली महिला विधायक रही आप छत्तीसगढ़ से। तो क्या लगता है जब आप राजनीति में आना चाह रहे तो आपका मतलब राजनीतिक गुरु कौन रहे? माता जी थी, संघ था या फिर RSS? देखिए, संघ, RSS, विद्यार्थी परिषद, इस सब ने जो नेतृत्व का और सामाजिक काम करने का और एक जागृत नागरिक का, राष्ट्र के प्रति प्रेम का भाव जो जागृत हुआ। माता जी तो आपातकाल के बाद जो जनता पार्टी बनी उसमें, क्योंकि हम 3 भाई जेल में थे और हमारा घर जो है आतंकवादी उसके क्या बोलते हैं आपातकाल के गतिविधियों का एक केंद्र था। माता जी ने बहुत सेवा की सबकी। पिताजी का तो ट्रांसफ़र हो गया था यहाँ से जी। तो माता जी जो है उस कारण से उस क्षेत्र में काफ़ी प्रसिद्धि पाली थी। जनसंघ की कार्यकर्ता थी, सामान्य कार्यकर्ता थी। तो टिकट दिया माता जी को जनता पार्टी का। आर्थिक स्थिति तो घर की डामाडोल थी एकदम। 3 भाई जेल में, पिताजी को ट्रांसफ़र कर दिया, घर में खाने के लिए स्थिति नहीं थी, इस प्रकार की परिस्थितियाँ थी। तो लेकिन माता जी चुनाव लड़ी और यहाँ के दिग्गज कांग्रेस के नेता शारदा चरण तिवारी जी, जो कभी जीवन में हार नहीं हुई, जिनकी एक बहुत ही लोकप्रिय जन नेता थे, सामान्य झुग्गी झोपड़ी तक जाकर बैठने वाले। तो वैसे को दे टिकट तो बड़ा संकट था कि इतना बड़ा नेता से चुनाव लड़ना।
जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे, लेकिन एक पूरी लहर थी देश में आपातकाल के तुरंत बाद जो है। तो फिर माता जी जीत गई चुनाव जीत गई। तो हम तो उस समय विद्यार्थी परिषद का काम करते थे। उसके बाद जो भारत जनता पार्टी की पहली कार्यकारिणी बनी, तो उसमें हमको जिला कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया, जो हल्दर छाप निशान जिसका था। और यहाँ पर हरिक्रम बघेल जी थे जो उसके अध्यक्ष थे। और तो उसमें हमको बनाया गया। फिर जनता पार्टी 2.5 साल चली, फिर वो पार्टी ख़त्म हो गई। फिर भारतीय जनता पार्टी बनी 1980 में जी। तो उसमें भी हमको पहले जिला कार्यकारिणी में शामिल किया गया, क्योंकि 19 महीने हम जेल में रहे जी। इस कारण से उस तो तब से राजनीति में 1980 से, यानी जो 1978 में जनता पार्टी बनी, उससे तब से राजनीति के यात्रा का पहला पड़ाव प्रारंभ हुआ। जी। आपके बारे में एक बात बोली जाती है सर कि एक प्लेयर होता है जो मैदान में खेलते हैं और एक खिलाड़ी होता है जो मैदान के बाहर रह के उन लोगों को खिलाता है। आप खिलाने वाले खिलाड़ी हैं, मतलब आप मैदान के बाहर हैं, कभी चुनाव लड़े नहीं, लेकिन आपके बिना चुनाव जीत पाना किसी बीजेपी के लिए ये आसान नहीं है। क्या लगता है कि आप वाकई में चुनाव के बाहर, मतलब मैदान के बाहर रह के जिताने वाले प्लेयर हैं? देखिए, जो संघ ने दिया है, जो विद्यार्थी परिषद ने दिया है, उसमें मैं नहीं तू का भाव है कि कार्यकर्ता निर्माण करना, ये संघ ने सिखाया, विद्यार्थी परिषद ने सिखाया कि अपने साथ साथ कार्यकर्ताओं के निर्माण की एक जो प्रक्रिया होती है, संगठन को मजबूत करना। तो स्वाभाविक रूप से वो कोई स्वाभाविक गुण हो गया वो कि कोई छोटा कार्यकर्ता उसको आगे बढ़ाना। जिस प्रकार एक माँ देखती है कि मेरा बेटा जैसे आगे बढ़ता है जी, तो स्वाभाविक रूप से विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता, संघ का स्वयंसेवक ये देखता है कि मेरा बनाया हुआ कार्यकर्ता जो है आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ता है, तो उसको बड़ी प्रसन्नता होती है। माँ को जैसे खुशी होती है वैसी उस नेता को भी खुशी होती है कि मेरा बनाया कार्यकर्ता आगे बढ़ा है। तो ऐसे संघ का मुख्य शिक्षक भी रहा, मैं कार्यवाह भी रहा, संघ की विभिन्न जिम्मेदारियों को निर्वहन किया। तो वहाँ भी कई कार्यकर्ताओं को जो आज समाज जीवन में कई अच्छे पदों पर हैं जी, तो वैसे कार्यकर्ताओं का भी मैंने निर्माण किया संघ की शाखा से। एक स्वाभाविक प्रक्रिया में चुनाव पार्टी ने आदेश किया, 2 बार चुनाव भी लड़ा, लेकिन किन्हीं परिस्थितियों से नहीं जीत पाए, वो बात अलग है। लेकिन चुनाव में कार्यकर्ता निर्माण करने की दृष्टि से एड़ी चोटी एक कर देना कि भारतीय जनता पार्टी को वैचारिक आंदोलन के हम अंग हैं जी। तो ये वैचारिक आंदोलन में किसी प्रकार का मन में भावना रखकर कि व्यक्ति आगे बढ़ जाएगा, क्यों मैं काम करूंगा, व्यक्ति कैसा भी हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है तो भारतीय जनता पार्टी जीतना चाहिए। एक सीट का भी महत्व होता है क्योंकि हमारी ताकत वहाँ बढ़ती है, यदि हम पराजित होते हैं हमारी ताकत कम होती है। तो ये भाव दिया है संघ ने, ये भाव दिया है विद्यार्थी परिषद ने। आप लगातार विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे हैं, अब संघ से भी जुड़े रहे, आरएसएस से भी जुड़े रहे, अलग अलग पार्टी के भीतर पदों पर भी काम करते रहे। हम बात करते हैं सर 1975 की, जब आप बहुत लंबे समय तक जेल में बंद रहे, तो उस समय क्या आपके अंदर चल रही थी कि बाहर क्या जाए, क्या करना है, बाहर क्या हो रहा है, अंदर आके क्या कुछ करना है, क्या नहीं करना है, थोड़ा संक्षेप में बताएंगे। देखिए 1975 में, उसके पहले जिस प्रकार से देश की परिस्थितियाँ थी, भ्रष्टाचार का आलम था, देश भर में आंदोलन हो ही रहे थे छात्रों के, चाहे बिहार में हो, गुजरात में हो, नवनिर्माण का आंदोलन चला, बिहार में चला। तो जो भी थोड़े जागरूक नागरिक थे उससे वाकिफ थे, क्योंकि एक छत्र राज्य कांग्रेस का पूरे देश भर में आज़ादी के बाद से था। लेकिन जो थोड़ा भी कांग्रेस के चरित्र को देख रहे थे तो उसमें हम लोग थे, जिस प्रकार से युवा पीढ़ी के नाते, तो हम लोगों ने उस कांग्रेस के चरित्र को देखा था। उसको बार बार टीवी, उससे टीवी तो था नहीं, रेडियो थे, समाचार पत्र, वैचारिक रूप से जो आंचे जन्ना अखबार है, युगधर्म है, स्वदेश, इस टाइप का, तो उसके पढ़ के हम लोगों को लगता था कि ये बदलाव होना चाहिए। ये जो आपातकाल इंदिरा जी ने लगाया है तो ये अपनी सत्ता बचाने के लिए लगाया है। तो इसमें कोई देश का हित नहीं है, इसमें कोई राष्ट्र का हित नहीं है, जनता का हित नहीं है, ये केवल स्वहित है। और ये जब एक मन में पीड़ा थी कि ये इस प्रकार से अपनी सत्ता के लिए हजारों लोगों को बंद कर दिया आपने जेल में, सेंसरशिप लगा दी, अखबारों की आज़ादी छीन ली, पत्रकारों को, संपादकों को जेल में डाल दिया। तो उस समय लगता था कि जैसा अंग्रेज यहाँ पर आए थे तो अंग्रेजों का जिस प्रकार से भय था, आतंक था, उसी प्रकार का एक भय और आतंक देश भर में कांग्रेस पार्टी का था। और तब आपकी उम्र क्या रही होगी? मेरी 17-18 साल की उम्र रही होगी। ओके।
तो उस समय फिर मन गवाही नहीं दिया कि हम घर में बैठें या केवल पढ़ाई करें, तो कुछ न कुछ करना चाहिए। तो टाकीजों में जाकर पम्पलेट फेंकते थे, उसे लगा लेते थे, लाइट बंद हुई कि बालकनी से फेंक देते थे, तो उसको प्रकाशित करते थे घर में। जहाँ कहीं रूम लेकर रखा था MG रोड में एक बहुत अंदर गली में, वहाँ साइक्लोस्टाइल मशीन लगाकर देश भर से जो पत्रक प्राप्त होते थे उसको साइक्लोस्टाइल निकालते थे। फिर उसको पहुँचाने जाते थे सूटकेस में, जैसे फिल्मों में रहता है। हाँ। और टेलीफोन से यहाँ से जो हमारे कृपाराम साहू जी, कृपाराम कौशिक जी थे जो सेंट्रल बैंक में थे, वो फ़ोन कर लेते थे, भाई आपका माल लेके हमारा आदमी आ रहा है, आप यहाँ पे उससे ले लेना। तो हम जाते थे, जैसे मान लो बिलासपुर गए, तो बिलासपुर में सामने गार्डन था, उस गार्डन के पास हम खड़े हो जाते थे बैग लेके। वो खाली बैग वो देता था, वो कार्यकर्ता भरी बैग हम उसको दे देते थे। जैसे पिक्चरों में हम देखते हैं। हाँ। जो अपराधी लोग रहते हैं बदलते हैं सूटकेस वैसे। इतना डर का माहौल था उस समय। हाँ, इतना मतलब माहौल ख़राब हो गया था। इतना माहौल ख़राब था जी। तो उसको हम दे के और वापस आ जाते थे। फिर जो दूसरे दिन फिर दूसरी जगह जाते थे। लेकिन रात का समय जो है वॉल राइटिंग करना इंदिरा आपातकाल के खिलाफ, घर घर 10 बजे के बाद जैसे घर बंद हो गए, दुकानें बंद हो गए, तो डबल सवारी साइकिल में निकलना और निकल के एक घर के दरवाजे के नीचे से वो पम्पलेट डालना, ताकि लोगों को, अखबार में तो छपता नहीं था कि देश में क्या आतंक का राज चल रहा है, देश में कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं, देश में कैसे कैसे लोगों की नसबंदी की जा रही है, कैसे घर तोड़े जा रहे हैं। तो उन पम्पलेट के माध्यम से घर घर में हम लोग उसको डालते थे। तो पुलिस परेशान रहती थी कि भाई ये आते कहाँ से हैं, कौन डालता है इसको। हाँ। खोजती थी। फिर जैसे मेरे को ही पहले 4 बार गिरफ्तार करके ले गए, थाने में मार पीट की। वो मेरे साथ कमलाकर डुनगांवकर जी गिरफ्तार हुए तो मैं गिरफ्तार हुआ, फिर केशव दवे गिरफ्तार हुए तो गिरफ्तार हुआ। मेरे घर से साइक्लोस्टाइल कोरे पेपर मिले, बंडल में खरीद के ला के रखा था छापे में। हाँ। तो यह कहाँ से लाए हो, पूरे रायपुर के सभी स्टेशनरी दुकान मेरे को घुमाया टिग्गे में बिठा के। हाँ। ये लड़का अपने यहाँ से खरीदी करता है क्या। हाँ। ताकि पता चले कहाँ ये क्यों आता है साइक्लोस्टाइल। मैं कहा मैं टाइपिंग सीखने जाता हूँ, मेरे मित्र क्या जाता हूँ। हाँ। तो कागज़ मेरा पैसा नहीं लेता तो मैं कागज़ ले जाता हूँ, तो कागज़ उसका न लगे। तो उस टाइपिंग दुकान में ले गए, वहाँ उससे पूछताछ की। तो वो तो समझ गया था कि भाई, तो उसने बता दिया विजय मोयल नाम का था टाइपिस्ट वाला। तो इस प्रकार से बहुत आतंक का वातावरण जो है था। और आपातकाल में जब इन सब परिस्थितियों में लगभग 3 से 4 बार मेरे को दुर्गा कॉलेज में पढ़ रहा था, बीकॉम फर्स्ट ईयर में से, तो वहाँ से गिरफ्तार करके लाए, घर को पूरा छावनी बना दिए। उसी समय ये जो साइक्लोस्टाइल पेपर मिला, ऐसा लगा मानो जेल के अंदर आप बैठकें भी करते थे। हाँ, ऐसा लगा मानो कोई आतंकवादी गिरफ्तार हो रहा है जी। इस प्रकार से पूरा तातेपारा का जो हमारा घर था उसके चारों तरफ पुलिस और ये इस प्रकार से। फिर हम सत्याग्रह करके, मैं वीरेंद्र पांडे और महेंद्र फौजदार, पार्टी का आदेश हुआ, संघ का आदेश हुआ कि आपको अब जाकर सत्याग्रह करके जाना है। तो फलाने स्थान पे आप 3 माला ले जाना, वहाँ एक सरदार जी मिलेंगे। वीरेंद्र पांडे सरदार बने हुए थे, पुलिस उनको खोज रही थी, तो इस कारण वेश बदलकर वो भी भूमिगत आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। तो वहाँ वो भी मिल गया स्टेट बैंक के दरवाजे के सामने। मैं महेंद्र फौजदार हम दोनों पहुँचे वहाँ, एक दूसरे को माला पहनाई और इंदिरा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी ऐसा नारे लगाते पूरे रायपुर की सड़कों पे हम लोग घूमते रहे जी। तो शाम को हमारी गिरफ्तारी हुई DK अस्पताल के वहाँ, और उसके बाद हम जेल भेज दिए गए। 21 महीने तक जेल में हम लोग रहे। वहाँ से सामान्यतः पेशी में बाहर लाते थे तो हम हथकड़ी लगा के ले जाते थे। तो हमने कहा हम हथकड़ी नहीं लगाएंगे, हम जाएंगे तो हमारे गले में आप लगाइए कि राजनीतिक बंदी है, निशाबंदी है। तो इस कारण से हम कभी जेल से पेशी में नहीं गए। हमने कहा और क्या करेंगे आप हमको, तो इसके अलावा तो और कुछ बचता नहीं है ना, जाना है तो हम हथकड़ी नहीं लगाएंगे। तो ऐसा एक भाव जो है, क्रांति का भाव सरकार के खिलाफ, घृणा का भाव सरकार के खिलाफ जो है था। तो हम पूरे 19 महीने आपातकाल में जेल में रहे। और जेल में संघ की शाखा नियमित रूप से लगती थी। वहाँ गीता पाठ करते थे, रामायण पाठ करते थे। खाना अच्छा नहीं हुआ, खाना रद्दी मिलता था, रोटी रबर जैसे, दाल काली काली, सब्जी में काली काली, चावल में कंकड़, ऐसे खा के पेट खराब होने लगे, तबीयत खराब होने लगी। तो फिर हम लोग आंदोलन किए कि भाई ऐसे में तो हम लोग जीवित नहीं बचेंगे,
हमने खाना छोड़ दिया, हम लोगों ने भूख हड़ताल कर दी। और जेल के नियम में भूख हड़ताल करना है ना, सबसे बड़ा जेल के सुपरिंटेंडेंट जो होते हैं उनको, प्रशासन को जवाब देना पड़ता है कि क्यों भूख हड़ताल हो रही, क्या आपको रोज़ का खाना देना ही है। तो फिर वो बहुत बातचीत करने के बाद हम लोगों को कच्चा राशन देना चालू हुआ और हम लोग फिर अपनी रसोई खुद बनाते थे, अपना बना हुआ खाना खुद खाते थे। तो उस टाइप से हमको कच्चा राशन दे देते थे, चावल दाल। तो इस प्रकार से वहाँ शाखा लगते, फिर सब प्रकार से वातावरण, जो बाहर से पम्पलेट हमारी माता जी आती थी जब मिलने के लिए, तो ये सूटकेस, जैसे सूटकेस का नीचे वाला जो भाग होता है उसमें अंदर ऐसे भर देती थी, उसको सील देती थी और सील के अंदर जो है खाने पीने की सामग्री ला के उस वो बैग हम लोगों को देती थी। तो जैसे पता था कि माता जी आई हैं, पिताजी आए हैं, तो पूरे जेल में मालूम चल जाता था कि आज कोई नया खबर जो है आने वाली है और वो पहुंच जाता था। पुलिस वाले, जेल वाले परेशान होते थे कि आता कहाँ से इनके पास। बाकी सामान तो देख लेते थे लेकिन अंदर का कहाँ देख पाते थे। तो वो साहित्य हम लोगों के पास वहाँ पहुँचता था, माता जी लेके आती थी और उसको हम लोग वहाँ पर सब बैठक लेके पढ़ते थे कि देश में ये हो रहा है, यहाँ अटल जी गिरफ्तार हो गए, वहाँ राजमाता गिरफ्तार हो गई, वहाँ अडवाणी जी गिरफ्तार हो गए, वहाँ उनकी मृत्यु हो गई, उनके साथ मारपीट, इतने सत्याग्रह करके गए। ऐसे समाचार देश भर के जो है पढ़ने को मिलते थे। तो इस प्रकार से वहाँ जेल का वातावरण भी आधा समय फिर गीता पाठ में, रामायण में, शाखा में, खाना बनाने में, इसमें चला जाता था और कोई न कोई साहित्य पढ़ना, ये जो है जेल का रूटीन जो है हुआ करता था। और काफ़ी बड़े बड़े लोग थे वहाँ जेल में जो है, पुरुषोत्तम कौशिक जी थे, ब्रिजलाल वर्मा थे, लखीराम अग्रवाल जी थे, सारे जेल में उन लोगों के साथ सानिध्य थे 19 महीने तक जो है, ऐसे सब बड़े नेताओं के साथ। और वह उसी में से बहुत लोग बाद में जनता पार्टी में सांसद बन गए, विधायक बन गए, मंत्री बन गए। हम बात करते हैं सर 1977 की राजनीति की और आज की राजनीति की। आप तब भी गवाही के रूप में थे और आज भी हैं, कितना कुछ बदलाव आया है और किस दिशा में बदलाव आया, पॉजिटिव में आया कि निगेटिव में आया है? देखिए, राजनीति में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। पहले जब हम लोग जनसंघ से यात्रा प्रारंभ किए तो परिवार छोटा था बहुत। जानते हैं कि वहाँ से जैसे बालोद में जनसंघ का काम पिताजी करते थे, तो हम लोग भी उनके साथ चीट वीट बांटने का काम जो है, खुद चीट लिखते थे। तो पिताजी चीट ला के देते थे, हम लोग लिखते थे, फिर उसको घर घर बांटने का काम हम लोग करते थे। अब आज चीट जो है सरकार बांटने लग गई। चीट जो है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो है चीट बांटने का भी पैसा लेता है। यानी ये मेरा काम है, ये नहीं है, ये पार्टी का काम है, ये भाव हो गया। अब भाई मेरे परिवार में शादी है तो निमंत्रण तो मैं ही बांटूंगा ना, मैं ही घर घर जाकर निमंत्रण बांटूंगा। लेकिन अब कोई भी राजनीतिक दल में ये भाव खत्म हो गया कि भाई ये मेरा काम है, ये मेरे को इसको बांटने से मैं निमंत्रण दे रहा हूँ लोगों को, आइए मेरी पार्टी को वोट दीजिए, ये भाव खत्म हो गया। लेकिन उस समय ये भाव था कि अपनी पढ़ाई छोड़कर भी चीट हाथ से लिखना, उसको जमाना, फिर जाकर सुबह से बांट देना, घर घर जाकर बांटना, तो ये भाव था। ये एक सामान्य छोटा सा उदाहरण है। फिर अपने हाथ से वॉल राइटिंग करना, हाँ, वो भी उस समय पैसा नहीं मिलता था, ब्रश नहीं मिलता था, तो दतोन को लेके, दतोन को फोड़ वो करके फिर डब्बे में गेरू घोल के वो गेरू से जो है दीवालों में दिया बनाते थे, दीपक छाप जो है दीपक बनाते थे। और हम वहाँ सामान्यतः बालोद में हम लोग थे तो दुर्गा प्रसाद यादव चुनाव लड़ते थे, तो उनको हम लोग लिखते थे, दुर्गा भैया को दिया छाप में होट लगा, होट देकर विजय बना। होट तो उस समय बैलेट से होता था, होट देकर विजय बनाए। तो ऐसा करके उस समय भाव था। और सभी दलों में कट्टरता का भाव तो था, एक आत्मीयता का भाव परिवार में जैसे होता है वैसे पार्टी में भी परिवार का भाव रहता था। एक दूसरे पर संकट आया तो मेरा संकट है, मेरे भाव है, एक पारिवारिक वातावरण रहता था। और राजनीतिक कटुता कितनी भी हो दलों के बीच में, लेकिन एक आपसी संबंध अलग थे, राजनीतिक जो भाव है वो अलग था। जैसे विद्याचरण शुक्ल जी यहाँ हमारे विरोधी थे, लेकिन ताई जी से उनके संबंध अच्छे थे, तो अपनी गाड़ी वाड़ी छोड़कर भी रात को भोजन के लिए आ जाते थे। सत्यनारायण शर्मा जी थे, उनसे भी हैं, उनसे भी हमारे पारिवारिक संबंध। ऐसे कांग्रेस भाजपा ऐसा नहीं था, संबंध जो है अपनी जगह है, लेकिन वैचारिक आंदोलन में सब कट्टरता थी। अब जोगी जी के खिलाफ तो मैं बहुत टीवी चैनलों में बोलता था, लेकिन जब
आपसी में मिलते थे, तो जोगी जी से बहुत अच्छे संबंध थे। यहाँ कलेक्टर थे तो हर रविवार को आलू पोहा खाने आते थे घर पे। माता जी विधायक थी। तो ये बदलाव दिखता है कि पहले आत्मीयता का भाव था, पार्टी बड़ी हो गई तो स्वाभाविक रूप से वो भाव थोड़ा कम हो गया, पारिवारिक वातावरण कम। क्योंकि अब यह होगा कि मैं बनूंगा, मैं इसको महत्व दूंगा तो ये आगे बढ़ जाएगा, इसलिए इसको काट दो, अपनी लाइन बड़ी करो, इसकी योग्यता कितनी भी हो तो ये आगे नहीं बढ़ना चाहिए जी, मैं आगे बढ़ूँ। ये आगे बढ़ेगा तो मान लो मेरे इस योग्यता में कम है तो उसको लगता है ये मैं इसकी योग्यता में कम हूँ। अब मैं, मेरा राजनीतिक जीवन, मेरा पारिवारिक पृष्ठभूमि, उसके दोष में तो मैं नहीं हूँ दोषी ना। ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया से मैं 19 महीने जेल में रहा, मैं संघ का स्वयंसेवक रहा, मैं विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में रहा, प्रदेश का मंत्री रहा, परिवार जो है जनसंघ से, संघ की भूमिका से, पृष्ठभूमि से, माता जी विधायक रही। तो सारे संस्कार तो मेरे में अपने आप डेवलप हो गए। अब भारतीय जनता पार्टी में भी आया तो जिला कार्यकारिणी के सदस्य की जिम्मेदारी का निर्वहन किया, फिर जिलाध्यक्ष, जिले में मंत्री रहा, जिले में उपाध्यक्ष रहा, जिले में जिलाध्यक्ष रहा रायपुर का, फिर प्रदेश में आया तो प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य रहा, प्रदेश में मंत्री रहा, प्रदेश में उपाध्यक्ष रहा, प्रदेश का प्रवक्ता रहा, विभिन्न चुनाव की जिम्मेदारी। अब इसमें मेरा क्या दोष है? मैं तो उस स्वाभाविक प्रक्रिया से सीढ़ी चढ़ते चढ़ते यहाँ तक पहुँच गया और वो वैचारिक आंदोलन का भाग बन गया जी। तो स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ने की बात होती। तो ये यदि आगे बढ़ जाएगा तो स्वाभाविक रूप से ये मंत्री बन जाएगा, ये विधायक जीत जाएगा तो ये मंत्री बन जाएगा, कार्यकर्ता इससे ज़्यादा पूछेंगे। तो इसलिए राजनीति का जो गुण दुर्गुण है, पहले जनसंघ में टिकट देना तो बहुत आसान था क्योंकि कार्यकर्ता भी थे, चुनाव में पैसा करता, मेधा वाले जी हैं तो भैया यही 1 आध एकड़ ज़मीन बेच सकते हैं, इनको टिकट दे दो। घर जाके बोलते हैं भैया आपको लड़ना है, आपको पंडितराव कुलत जी हैं उनको देना है। ऐसा करके जैसे बालोद में दुर्गा प्रसाद यादव था, भैया बार बार उन्हीं को देना है क्योंकि वही लगा सकते थे पैसा, और कोई लगा नहीं। तो इस प्रकार से ये पार्टी थी, एक दूसरे के लिए काम करते थे। अब तो थोड़ा सा पार्टी के अंदर भी देख रहे हैं कि अनुशासनहीनता में कैसे पार्टी निकाल रही है। छोटे से पंचायत चुनाव में भी निष्ठा को बेच देते हैं पार्टी के सामने जो है कि मैं, इस पार्टी ने मेरे को बनाया है, इस पार्टी का मैं सिपाही हूँ, यहाँ तक पहुँचा हूँ तो मेरी पहचान बनी है। सच्चिदानंद उपासने क्या औकात है? यदि भारतीय जनता पार्टी इससे अलग कर दिया जाए तो कोई पहचानेगा? कोई नहीं पहचानेगा। आप जैसे बोल रहे हैं ना, तो कोई नहीं पहचानेगा। संघ से अलग कर दिया जाए, संघ के स्वयंसेवक से, तो कोई नहीं पहचानेगा। लेकिन ये सबसे विद्यार्थी परिषद, संघ, भाजपा, ये सबसे है तब सच्चिदानंद उपासना है, तब कोई नेता है। लेकिन आज इतनी ये बढ़ जाती कि मैं हूँ तो पार्टी है, पार्टी है तो मैं हूँ, ये नहीं है। इस कारण से ये जो पार्टी के अंदर अनुशासनहीनता का या पार्टी को नुकसान पहुँचाने का ये जो दुर्गुण आया है, ये पार्टी के लिए नुकसानदेह होता है। ये पहले भाव नहीं था, आपने तुलनात्मक कहा ना, ये भाव नहीं था। जब तक पतंग रस्सी से लगे रहती है तो उड़ता रहता है, लेकिन कंट्रोल में रहता है। लेकिन जैसे रस्सी कटती है तो फिर वो नीचे उनका गिरना पक्का होता है। ऐसे पार्टी के साथ भी होता है। सर, हम बात कर रहे हैं जैसे कि अभी आपने कहा कि आप लगातार पार्टी से जुड़े हुए हैं, अलग अलग पदों पर काम कर, लेकिन कभी मन में आया है कि मुझे दूसरे पार्टी में जाना चाहिए? अभी जो मैं इतना मेहनत करते आया हूँ तो मेरे उस मेहनत के फल मुझे उस अनुरूप नहीं मिल पाया है, तो कभी पार्टी लाइन से हट कर काम करने की इच्छा हुई है? देखिए, 2008 में भारतीय जनता पार्टी ने मेरे को उत्तर विधानसभा से टिकट दिया। मैं 1200 वोट से पराजित हुआ, कारण जो भी रहा हूँ। और उसके बाद मैं 5 साल एक विधायक के नाते मैंने काम किया, घर घर जाना, हर घर का मेरे पास मोबाइल नंबर, नाम, ये चुप नहीं बैठा मैं। वहाँ के सब प्रकार से होली मिलन, दिवाली मिलन, नुआखाई, स्मशान घाट जाना, सुख में जाना, दुख में जाना। तो 5 साल तक ऐसा वातावरण बनाया कि हर कोई कहता था कि अब अगली बार जब चुनाव होगा तो उपासनी जी यहाँ से बच्चा भाई, चाहे उत्कल समाज हो, मुस्लिम समाज हो, सिख समाज हो, सब में एक प्रकार का भाव हो गया था कि उपासनी जी, क्योंकि मैंने सबसे पारिवारिक संबंध डेवलप किए थे, सबके सुख में दुख में जाना। पार्टी ने 2013 में चुनाव हुआ तो उस समय एक सामाजिक विशेष को टिकट देने के कारण मेरी टिकट काट दी। तो स्वाभाविक रूप से मैं जब 5 साल संघर्ष किया तो बहुत बड़ी कार्यकर्ताओं की टीम मेरे साथ जुड़ी थी। तो सब ने कहीं आक्रोश की अभिव्यक्ति की, कि स्वाभाविक होता है, कार्यकर्ता को लगता है कि ये विधायक बनेगा तो हमारा भी कुछ फ़ायदा होगा, ये कहीं आएगा। तो हर कार्यकर्ता इसीलिए जुड़ा भी रहता है। तो टिकट काट दिया तो स्वाभाविक रूप से आक्रोश जो है, मैं भी थोड़ा आक्रोशित हुआ।
सब ने संपर्क किया, कांग्रेस ने भी किया, समाजवादी पार्टी ने भी किया, बसपा ने भी किया, सभी पार्टी के लोग दिग्गज नेताओं ने भी कि भाई आपको टिकट नहीं मिला, आप हमारे यहाँ से लड़ लीजिए, हमारे पार्टी में आ जाइए, आपकी लोकप्रियता इतनी है कि आप हमारे साथ आ जाएंगे तो स्वाभाविक रूप से हम आपको मदद करें। लेकिन कभी भी यहाँ तो विद्याचरण जी ने माताजी जी से कहा था कि एक बेटे को आप 4 बेटे में से एक कांग्रेस को दे दीजिए, तो माता जी ने कहा कि वो तो कभी मैं बोलूँगी तब भी नहीं आएंगे। तो इस प्रकार का संस्कार जो है मानव पिताजी ने दिया था, तो इस कारण से काफ़ी संपर्क हुआ, लेकिन मन में कभी नहीं आया। जोगी जी यहाँ थे, उन्होंने भी मेरे को कई बार कहा कि आप आ जाइए उपासनी जी, आपको जो बंगला है, कार है, लाल बत्ती है, जो भी है सब सुविधा देंगे। काहे के लिए मेरे खिलाफ आंदोलन में, जिलाध्यक्ष था उस समय, रोज़ उनके खिलाफ आंदोलन करता था, मुख्यमंत्री से यहाँ के, रोज़ लड़ना उनके खिलाफ, रोज़ 17-18 मामले मेरे खिलाफ बनाए, रात को 2 बजे मेरे लिए जेल खोल के जेल में डाल दिए, इतना भी प्रताड़ित किए। उसके बाद भी उनकी मंशा को मैंने पूरा कभी नहीं किया कि कांग्रेस में आ जाओ। बहुत से लोग गए उस समय भय और आतंक में, लेकिन मैंने कभी स्वीकार नहीं किया क्योंकि मेरे संस्कार में नहीं है। और आज भी यदि कुछ भी पार्टी से मिला नहीं मिला, लेकिन कभी ऐसे नहीं आएगा कि भाई रात को 2 बजे भी उठाकर कोई बोलेगा तुमको ये सोने का वो दे देता हूँ, तुमको ये दे देता हूँ तो तुम कांग्रेस में आ जाओ। दूसरी वैचारिक रूप से एक प्रतिबद्ध कार्यकर्ता के नाते जिस पार्टी से बढ़े हैं, जिस सब विचारधारा से बढ़े हैं, 19 महीने जेल की यातना सहन कर ली। वहाँ तो एक लाइन लिख के देना था कि मैं सच्चिदानंद उपासने, मैं इंदिरा गांधी के 21 सूत्री कार्यक्रम का समर्थन करता हूँ, संजय गांधी के 5 सूत्री कार्यक्रम का समर्थन करता हूँ, इतना लिख के देना था, आपको जेल से रिहा कर देते। लिखे बहुत लोग लिखे, वैसे छूटे भी, लेकिन कभी वो भाव नहीं आया कि ये लिख कर हम जेल से बाहर चले जाएं। सारा जीवन जेल में बिताना पड़ जाए तो बिताना पड़ जाए, लेकिन झुकेंगे नहीं, स्वाभिमान बेचेंगे नहीं, वैचारिक आंदोलन से अलग नहीं होंगे जी। ये भाव जो बचपन से है, इस मिट्टी में खेल कर जो है शाखा में, संघ स्थान में जो तेरा वैभव अमर रहे, हम दिन 4 रहे न रहे, तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ, ये भाव वहीं से मिला है जी। तो इसलिए ये भाव कभी आ ही नहीं सकता कि प्रलोभन से किसी राजनीतिक दल में या अपनी पार्टी में उपेक्षा हुई तो उस उपेक्षा के कारण पार्टी छोड़कर जाना, ये भाव मन में आ ही नहीं सकता जी। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। सर 25 वर्ष छत्तीसगढ़ को बने हो चुका है, उसमें से लगभग 18-19 साल बीजेपी को मिला है संवारने के लिए। तो क्या लगता है जो 18-19 साल बीजेपी को मिला, उसमें कितना छत्तीसगढ़ विकास कर पाया? देखिए, पहले का छत्तीसगढ़ जिन लोग जानते हैं, देखते हैं, ये छत्तीसगढ़ शोषित था, पीड़ित था, यहाँ का हर वर्ग करीब करीब परेशान था। इसलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ के बारे में यह था कि यहाँ से केवल जीत कर जाना, दिल्ली में राज करना, भोपाल में राज करना, दिल्ली में अट्टालिका बना लेना, भोपाल में अट्टालिका बना लेना, ये गढ़ था कांग्रेस का। और गढ़ होने के नाते यहाँ से जितना शोषण किया जा सकता था वो शोषण होता था, लेकिन विकास के नाम पर छत्तीसगढ़ शून्य था। लट्टू लाइट लगा करते थे यहाँ पर, सड़कें छोटी छोटी थी, वो भी गड्ढों से युक्त थी, गांव-गांव में कहीं सड़कों का जाल नहीं था। यहाँ पर जो सुविधाएं नागरिकों को मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिलती थी। आंदोलन होते थे लेकिन भोपाल तक कोई सुनवाई होती नहीं थी। जो आते थे हर चुनाव में आते, बाहरों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, गाना सुनते सुनते बचपन से हम लोग देखते थे। स्कूल के लाइन में खड़े होकर कि अब झुमुकलाल भेड़िया जी आ रहे हैं, श्यामाचरण शुक्ल जी आ रहे हैं, बस बच्चों को लाइन में खड़े कर देना। लेकिन केवल ये नेता आ गए, इनको पूजना है, यही देवता हैं, ये भाव जो है छत्तीसगढ़ के गांव-गांव में जो है कांग्रेस ने, और इसलिए कांग्रेस जो है उस भाव को जो पैदा कर रखी थी, इसका लाभ उनको चुनाव में मिलता था कि कांग्रेस ही सब कुछ है और कोई कुछ नहीं है। लेकिन जैसे ही छत्तीसगढ़ राज्य बना तो छत्तीसगढ़ राज्य में जो कांग्रेस की पहली सरकार बनी, उसमें जो भ्रष्टाचार हुआ, उसमें जो आतंक हुआ, उसमें जिस प्रकार से यहाँ बताया, तो लोगों ने सोचा कि भाई एक बार तो इससे मुक्ति मिलनी चाहिए। और पहले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को, जो कभी कांग्रेस का गढ़ था, वो तोड़कर यहाँ डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। केंद्र के अनेक नेताओं के प्रयास से यहाँ पर यह हुआ। तो उस 15 साल के पहले ही कार्यकाल में लोगों ने देखा कि भाई जो वातावरण आज़ादी के बाद से लेकर के और छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण तक जिस प्रकार का छत्तीसगढ़ था, और ये 5 साल का जो छत्तीसगढ़ है, उसकी तुलना की लोगों ने
तो यहाँ सब प्रकार से गरीबों को सुविधा, आदिवासियों को सुविधा, यहाँ सब प्रकार से विकास, चहुमुखी विकास जो है, सड़कें बदल गई, स्ट्रीट लाइट, लट्टू की जगह में स्ट्रीट लाइट आ गए, सब शालाएं बन गई, स्कूल महाविद्यालय बन गए। तो ऐसा विकास लोगों ने देखा, तो इसलिए दूसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी को, तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी को। और उन 15 वर्षों में जो विकास, चहुमुखी विकास हुआ, उसके बाद जो चुनाव आया 15 वर्षों के बाद, तो कांग्रेस ने झूठ बोलकर, फरेब करके छत्तीसगढ़ की भोली भाली जनता का वोट प्राप्त कर लिया और सरकार में आ गई। टीएस बाबा का सर इसी कार्यक्रम में हमारा इंटरव्यू हुआ था, तो उनका कहना था कि 15 साल का जो शासन रहा है बीजेपी का, वो सबसे बेकार रहा है। इसी की वजह से वहाँ जो जनता है, इस बार उन लोग को समझ में आया कि कांग्रेस भी विकास कर सकती है और 5 साल में बेहतर विकास कर दिखाई कांग्रेस। आपको भी लगता है? ये भाव रहता है लोगों के मन में। लोगों ने तो 15 साल का देखा, फिर 5 साल इस शासन को, कांग्रेस को देखा, और 5 साल में क्यों उखाड़ कर फेंक दिया। यदि वास्तव में विकास किया रहता तो कांग्रेस को उखाड़ के फेंकती नहीं जनता यहाँ की, कि देखते तुलना करती यार 15 साल में तो कुछ नहीं हुआ था, 5 साल में तो बहुत कुछ हुआ। आजकल मतदाता बहुत जागरूक हो गया है। पहले जैसा मतदाता नहीं रहा कि आप झूठ बोल कर उससे गरीबी हटाओ का नारा लगाकर कि हमारी गरीबी हट जाएगी तो कांग्रेस छोड़ दो। हर बार यही हर हाथ गरीब के साथ, ये नारा लगा के जो है आपने लोगों को बहुत शोषण किया। लेकिन अब मतदाता समझ गया कि आपने जो झूठे वादे किए थे, वो वादों को आपने निभाया नहीं है। इसलिए 5 साल में कांग्रेस का यहाँ सफाया करके फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। तो विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सरकार जो है कम समय में ही, मोदी जी के सारे जो वचन हैं, गारंटी है, उन गारंटी पर काम कर रही है। आज महिलाओं को जो कहा उसको किया जी। 3200 रुपये प्रति क्विंटल धान खरीदेंगे बोले थे, किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे बोले थे। उसके बाद भी बीजेपी जब इसके तुलना में ज़्यादा वादा नहीं किए थे जनता से, उसके बाद भी अब तक का सबसे बड़ा जीत कर बीजेपी आई है। तो क्या लगता है कि जो महतारी वंदन है वो काम करेगी छत्तीसगढ़ में? देखिए, हर बात काम की है। महतारी वंदन ने काम किया। सबसे बड़ा विकास जो हुआ छत्तीसगढ़ का, आज़ादी के बाद से लेकर के और छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण तक, जो छत्तीसगढ़ शोषित था, पीड़ित था, उपेक्षित था, उस छत्तीसगढ़ को राह मिली तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिली। उस छत्तीसगढ़ को विकास का पैगाम मिला तो वो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार से मिला। इसलिए, और भारतीय जनता पार्टी की वचनबद्धता पर लोगों को विश्वास हुआ कि यहाँ का गरीबी हटाओ नारा लगाकर गरीब का शोषण करने वाली बात नहीं है। यहाँ यदि कहा कि महतारी वंदन योजना है तो है, आते ही चालू, पहला काम मुख्यमंत्री ने किया तो दस्तखत करके उसको चालू करने का काम किया। किसानों के लिए घोषणा की। 2 वर्षों के बोनस के नाम पे कांग्रेस पार्टी चुनकर आई थी कि भाजपा ने, रमन सिंह ने बोनस नहीं दिया, हम देंगे। तो किसानों ने देखा भाई देंगे 2 वर्ष का बोनस, लेकिन पूरा 5 साल गुजर गया, 2 वर्ष का बोनस नहीं दिया। तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम देंगे, आएंगे तो। और विष्णुदेव साय की सरकार आई और 2 वर्ष का बोनस उनको दे दिया। तो ये वचनबद्धता जो है, तो विश्वसनीयता जो कायम की है, वचनबद्धता के कारण की है, काम के कारण, विकास के कारण, जो सबका साथ सबका विकास की बात माननीय मोदी जी ने की, वो पूरे देश भर में दिख रहा है जी। गरीब को मकान मिल रहा है, गरीब के घर में पानी पहुंच रहा है, गरीब के घर में बिजली पहुंच रही है, किसान के साथ न्याय हो रहा है, नौजवानों के साथ न्याय हो रहा है। तो ये सर्वहित जो हो रहा है, सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय का जो बात है, वो सरकार से दिख रही है कि मुखिया काम कर रहा है 24 घंटे। आज़ादी के बाद से पहला प्रधानमंत्री है जिसने एक दिन भी छुट्टी नहीं ली है कि भाई सर्दी होगी तो आज नहीं काम करेंगे, यहाँ से जाके कहीं कश्मीर में गर्मियों में छुट्टी लेकर समय बिता रहा है, ऐसा कहीं नहीं। तो जो मुखिया है वो परिवार की जितनी चिंता कर रहा है, तो वैसे ही प्रदेश के मुखिया जो है, आज विष्णुदेव साय जी की सरकार जो है जिस प्रकार से सब काम कर रही है, तो ये विश्वसनीयता है। ये भारतीय जनता पार्टी का जो सिद्धांत है उस पर अब लोगों को विश्वास हो गया कि ये कहते हैं वो करते हैं। प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री से हमारी सर इसी कार्यक्रम में चर्चा हुई थी। दोनों का एक ही कहना है कि 2047 तक छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बनाना है। और ओपी चौधरी जी के, उनका भी यही कहना है, उनका भी हमारे कार्यक्रम में आना हुआ था सर, तो उनका भी यही कहना है कि 2047 तक छत्तीसगढ़ किसी भी हाल में जो डेवलप्ड स्टेट तो बनाना ही बनाना है, साथ ही साथ में जो GDP है उसको डबल करना है। क्या लगता है कि पॉसिबल है? माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो ये नारा दिया हुआ है कि भारत को जो है समृद्ध राष्ट्र बनाना है, 2047 तक का उन्होंने दिया। तो जब देश का प्रधानमंत्री बात कर रहा है तो प्रदेशों के साथ ही देश का भी विकास होगा। इसलिए आप देखिए, पहले नक्सलवाद कितना था छत्तीसगढ़ में,
आज नक्सलवाद की क्या स्थिति हो गई। जब केंद्र चाह लेता है और प्रदेश की सरकार दोनों मिलकर जो डबल इंजन की सरकार है, जब उसने चाह लिया कि नहीं हम इस समय तक नक्सलवाद हम खत्म कर देंगे, एक गाइडलाइन दे दी, नक्सल गृह मंत्री वहाँ आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं और वहाँ घोषणा करके जाते हैं, खुली चुनौती देकर ले जाते हैं कि हम यहाँ तक के नक्सलवाद हम खत्म कर देंगे। तो ये जो भाव है कि हमको ये करना है तो हम करके दिखाएंगे, तो इसी कारण से टारगेट लेकर चलते हैं। और कांग्रेस मुक्त भारत की बात की तो आज दिख रहा है कांग्रेस की क्या स्थिति है पूरे देश भर में। तो ये नारा केवल नारे के लिए नहीं है, ये मन के अंदर का भाव है कि हम इतना काम करेंगे जनता के, जनता खुद जो है कांग्रेस को छुट्टी दे देगी जी। और भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है कि 2047 तक भारत उन्नत भारत हो, विश्व गुरु भारत हो, भारत की जो कल्पना है कि हम कभी सोने की चिड़िया कहलाते थे, वो सोने की चिड़िया फिर से, तो उसका दिख रहा है। आज भारत का योग दिवस पूरा विश्व मना रहा है। भारत के प्रधानमंत्री को आज जिस प्रकार से, जिस राष्ट्र ने कभी उनको वीज़ा नहीं दिया था, कभी अपने राष्ट्र में घुसने, आज उसका प्रधानमंत्री गले मिल रहा है, वो यहाँ पर आ रहा है, मान रहा है, उनको पुरस्कृत कर रहा है। तो ये देश का गौरव है, ये भारत का गौरव है, भारत की जनता का गौरव है कि आज हमारे प्रधानमंत्री के नाते हमारे देश का यदि हो रहा है। वहाँ स्वामी विवेकानंद यदि जाकर विदेश की धरती पर भारत माता का गुणगान करते थे, तो वैसे ही आज नरेंद्र मोदी जी जाकर जिस प्रकार से भारत का बात कर रहे हैं, तो ये विश्वगुरु बनने की दिशा में एक कदम जो है। और ये समृद्ध भारत जो घोषणा की है, ये निश्चित रूप से इस दिशा में सभी प्रकार के प्रयत्न चल रहे हैं जी। डेवलप्ड स्टेट बनाना है सर, लेकिन जब हम बात करते हैं रोज़गार की, तो सबसे बड़ी समस्या छत्तीसगढ़ में भी वर्तमान में तो रोज़गार की है। बहुत सारे अभी ऐसे युवा हैं जो धरना करें, जैसे कि जो बीएड धारी सहायक शिक्षक है या फिर जो पंचायत सचिव है, तो उनके साथ जो पुलिस का बर्ताव है कहीं ना कहीं चिंताजनक है। तो क्या लगता है कि समाधान क्या होना चाहिए और रोज़गार का क्या कैसे अवसर बनाया जाना चाहिए? देखिए, मैं बचपन से इस बात को पढ़ रहा हूँ। रोजगार विषय जो है वो हमारा निबंध का विषय होता था, है ना। हाँ, हम लोग प्राइमरी से लेकर के कॉलेज तक जब भी कोई बात हो, डिबेट हो कहीं पर, तो रोजगार, यह सबसे बड़ा, और महंगाई, ये दो विषय जो हैं कभी भी समाप्त नहीं होने वाले हैं। कि जनसंख्या जिस तेज़ी से बढ़ती है तो उस तेज़ी से बेरोजगारी भी बढ़ती है, ये सामान्य सिद्धांत है। और आप मोदी जी खुद रोजगार दे रहे हैं, लगातार बेरोजगारों को जो है वो नौकरी के कागजात दे रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं। तो इतनी सरकार ने इतने रोजगार डेवलप किए। अभी कल ही वहाँ का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का सुन रहा था, तो इतने पुलिस में भर्ती ही उन्होंने इतनी बड़ी मात्रा में की है, तब तो कानून व्यवस्था। तो ये एक स्थायी, इसका कोई भी सरकार जो है स्थायी हल नहीं निकाल सकती। ये जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे रोजगार जो है जी, वो बेरोजगारी बढ़ती है। लेकिन उस पर नियंत्रण जो है सरकारें इच्छा शक्ति के माध्यम से, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे केंद्र में आई हो चाहे प्रदेशों में आई हो, उस पर चिंतन बड़ी मात्रा में हुआ है, उस पर कार्य योजना बनी है। आज यदि ये वर्क हो रहे हैं इतने बड़े विकास के, तो आखिर रोजगार तो लग रहा है ना। ईंट बनाने वालों का रोजगार, लोहा में फैक्ट्री में काम, तो इतने बड़ी मात्रा में विकास के साथ साथ उसके साधन भी लग रहे हैं, उसके श्रम भी लग रहे हैं, श्रमिक भी लग रहे हैं। ये क्या है, रोजगार देने की दिशा में कदम तो है। आज इतना बड़ा कुंभ हुआ तो एक चाय बनाने वाले ने भी करोड़ों रुपया कमा लिया, एक दतौन बेचने वाले ने भी करोड़ों रुपया कमा लिया। ये तो रोजगार है। आप रोजगार के साधन उपलब्ध कराइए। केवल सरकारी नौकरी पर आप डिपेंड रहेंगे तो वो तो 100 पोस्ट है तो 100 ही लोग एडजस्ट होंगे ना जी। लेकिन आप ये करेंगे, इस प्रकार के आयोजन करेंगे। आज उज्जैन का स्वरूप बदल गया, आज काशी का स्वरूप बदल गया, आज अयोध्या का स्वरूप बदल गया। तो इतनी बड़ी मात्रा में देश के लोग जा रहे हैं। ट्रेनों से भी आपकी आय बढ़ रही है, ट्रेनों में सब ज़्यादा ट्रेन चल रही, तो रोज़गार भी बढ़ रहे हैं, रोज़गार भी मिल रहा है। साधन, ऑटो वाले, टैक्सी वाले, रिक्शा वाले, यहाँ तक मोटरसाइकिल वाले भी जो अपने साथ ले जाकर, तो ये क्या है, ये तो रोज़गार ही मिल रहा है ना जी जी। इसकी कोई काउंट करेगा कि नहीं करेगा? हाँ, आप पर यह आरोप लगता रहा है कि आप पार्टी के भीतर गुटबाजी को बढ़ावा देते हैं, क्या सच है? मैं कभी किसी गुट से न संबंधित रहा, न मेरा कोई गुट रहा जी। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, कभी भी मेरे नाम पर कोई गुटबाजी नहीं रही। मैं जिला अध्यक्ष भी रहा तो पहले जो गुटबाजी थी उसको समाप्त किया। कोई गुट नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का गुट है जी। ये मेरा भाव। आप ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं और साथ ही साथ जो धार्मिक भावनाएं हैं उसको भड़काने का काम करते हैं, ये भी आरोप लगा है। नहीं, तो मैं हिंदू हूँ,
मैं हिंदू हूँ इस बात को कहना ये कोई गलत बात नहीं है, और इसका मतलब ये थोड़ी मैं दूसरे धर्म का विरोध। मेरे सबसे ज़्यादा मित्र मुस्लिम बंधु हैं। ईद में मैं सर्वाधिक रायपुर का ऐसा नेता हूँ जो सर्वाधिक सेवाई खाता हूँ जा जाके। कितने घरों में जाता हूँ तो सुबह दिन भर मेरा जब बीत जाता है सेवाई खाते खाते। तो ऐसे अनेक परिवारों में मेरे, चाहे मैं जाता हूँ चर्च में, मैं वहाँ जाके चर्च में भाषण देता हूँ। यहाँ चर्च का जुलूस निकलता है तो उसमें मैं जाता हूँ। तो धार्मिक भावना नहीं है, ये अपना धर्म है, मैं उस धर्म में हूँ, ये गर्व से कहने में क्या दिक्कत है? गर्व से। लेकिन कई लोग इसी आपका जो हिंदू कट्टरवादी विचारधारा है उसको ध्रुवीकरण या फिर जो धर्म संप्रदाय के खिलाफ मानते हैं। नहीं, ये सांप्रदायिकता नहीं है। धर्म के बारे में बोलना ये सांप्रदायिकता नहीं है। हम कभी किसी का विरोध तो नहीं करते। हमने कभी, हाँ, आप यदि धर्मांतरण जबरिया करोगे, आप लव जिहाद जबरिया करोगे तो इसका विरोध तो हम करेंगे। हमारे घर पर आप डाका डालोगे तो हम अपराधी को छोड़ेंगे नहीं। आपकी आज़ादी है, आप अपना काम करो ना। आपका चर्च है, आपके धर्म है, आपका मस्जिद है, आपका वो है मदरसा है, आप वहाँ काम करिए। लेकिन आप दूसरे धर्म पर, दूसरे की बहू बेटियों पर नज़र डालोगे हिंदू धर्म के, तो हम चुप थोड़ी रहेंगे, हम तो उसका विरोध करेंगे। तो ये सांप्रदायिकता नहीं है, ये कट्टरता भी नहीं, ये अपने धर्म के प्रति का भाव है। ठीक, आप लगातार अपने जो बयान है उस पर उसको लेकर चर्चा में रहते हैं, तो क्या राजनीतिक परिवेश में आकर इस प्रकार की चर्चा होनी चाहिए? बेबाक तरीके से अपनी बातों को रखना चाहिए या फिर संयम रखना चाहिए अपने? नहीं, राजनीति में संवादहीनता नहीं होनी चाहिए। संवाद होना चाहिए और उसको, संवाद को विरोध नहीं मानना चाहिए। मजा हुआ कार्यकर्ता, तपा हुआ कार्यकर्ता कभी पार्टी का अहित नहीं चाहेगा, पार्टी बढ़े यही चाहेगा जी। इसलिए उसके जो भाव होंगे वो पार्टी के हित के भाव होंगे, पार्टी के विरोध के भाव नहीं हो सकते। जी। कांग्रेस सरकार की ऐसा कौन सा योजना है जिनको आप मानते हैं कि ये बेहतर है, इसको आगे बढ़ाना चाहिए? कांग्रेस की सारी योजनाएं बहुत अच्छी थी, लेकिन सब भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गई। उन्होंने गोठान योजना जो चालू की थी वो वास्तव में आदर्श था, लेकिन जिस प्रकार का भ्रष्टाचार उसमें हुआ वो उस योजना की अच्छाइयों को उसने जो है बुराई में बदल दिया, भ्रष्टाचार में बदल दिया। तो ये इस प्रकार से कुछ योजनाएं जो है जी अच्छे भाव से चालू की तो उसको अच्छे भाव से ही चलाना था, लेकिन उसको रास्ता बदल गया, भ्रष्टाचार का रास्ता हो गया, तो वो कलंक हो गया उस योजना पर, गो के नाम पे जो है जी, और भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया। राजनीति के अलावा आपके अंदर कौन सी इच्छा है जिनको आप करना चाहते थे, जो आपके लिए जुनून था, जो बहुत कम लोग जानते हैं? देखिए, मेरा जुनून तो एक सेवा भाव है, जो पार्टी ने मुझको यहाँ तक पहुँचाया है, जो मेरे में आज शक्ति है, तो उससे किसी गरीब का भला हो जाए। मैं हमेशा यही चाहा है कि किसी के साथ न्याय कर दूं, किसी को अस्पताल में इलाज करा दूं। जो मेरे दरवाजे आया है उस दरवाजे को, उसको लेकर के मेरे से ये सोच कर आया है कि मैं इसके पास जाऊंगा तो ये मेरा काम कर देंगे, उसके जायज़ काम के लिए मैं एड़ी चोटी एक लगा दे तो उसको हो जाए, तो मेरे को बड़ा आत्मसंतोष होता है कि कोई अस्पताल में जाकर उसको जीवन रक्षा हो जाए। जैसे कोरोना संक्रमण में मैंने कई लोगों को, सैकड़ों लोगों को मैंने एम्स में भर्ती कराया, दीगर अस्पतालों में भर्ती कराया, तो बड़ा सुकून मिलता था कि एक दो उदाहरण तो ऐसे रहते कि आज भी बोलते हैं कि नया जीवन दिया तो उपासना जी आपने दिया है जी। तो ये बड़ी प्रसन्नता की बात होती है। आज ही जशपुर से एक बेचारी बच्ची आई थी, कोई एक वहाँ की संस्था है तो निशक्त जन के नाम पे उसको साल भर से काम करा रही है और उसको पैसा वेतन नहीं मिल रहा है, 70,000 रुपये उससे वसूल कर लिए। तो आज ही मैंने सारे कार्यकर्ताओं को, वहाँ जिम्मेदार लोगों को लगा दिया कि इसकी वास्तविकता पता करो, इसका 70,000 वापस मिलना चाहिए, इसको साल भर तनख्वाह नहीं मिली वो मिलना चाहिए, यदि नहीं होगा तो मैं जशपुर आऊँगा और वहाँ पर मैं करूँगा जी। तो जो मेरे दरवाजे आया उसको न्याय मिलना चाहिए। ऐसे ही मैं, जो प्रभावशाली लोग हैं जिनको अधिकार मिला है, अधिकार आपको आपके कारण नहीं मिला है, अधिकार एक वैचारिक आंदोलन के कारण मिला है, इसलिए आपके दरवाजे जो आता है उसका सम्मान भी होना चाहिए, उसके साथ न्याय भी होना चाहिए जी। सच्चिदानंद उपासना जी अगर राजनीति में नहीं रहते तो क्या करते रहते? मैं राजनीति में तो मैं कोई भाव से मतलब आया नहीं, मैं राष्ट्रभक्ति के भाव से आया, कुछ पालूँ इसके लिए भाव से नहीं आया जी कि विजिटिंग कार्ड छपा लूँ और उससे जो है लेटर पैड छपा लूँ, उससे अपना लाभ ले लूँ, कोई ठेका ले लूँ, कोई होता है। मैंने कभी पार्टी से चाहा नहीं, पार्टी ने मेरा सम्मान किया, मेरे को पार्टी ने विधायक का टिकट दिया, पार्टी ने
सारे संगठन के पद दिए, विभिन्न स्थानों पर मेरे उपयोग किया, अधिकार मेरे योग्यता का। पार्टी ने महापौर का टिकट दिया, तो पार्टी ने उचित सम्मान दिया है और उचित सम्मान आगे भी करेगी, क्योंकि काम करते रहते हैं। तो पार्टी के लिए मैं जो है समर्पित, यदि नहीं रहता पार्टी में तो मैं समाज सेवा तो करता ही, मैं तो कर ही रहा था, संघ का काम कर रहा था, मैं विद्यार्थी परिषद का काम कर रहा था, और मेरी फितरत में है कि अनेक हिंदू संगठन भी मैंने बनाया, राष्ट्रवादी युवा मंच मैंने बनाया, मैं लोकतंत्र सेनानी संघ जो मीसाबंदी हैं उनके लिए मैं काम करता हूँ। वो बुजुर्ग हो गए, क्योंकि मैं जब 13 साल का 17 साल का था तो मैं जेल गया था। आज मेरी उम्र 67 साल की है। उस समय जिनकी उम्र 30 साल 35 साल की रही होगी, आज तो बुजुर्ग हो गए हैं, 50 साल हो गया। तो वो उनके हाथ पैर नहीं चलते, उनका दिमाग नहीं चलता, लेकिन उनके लिए सरकार से बात करना, मध्यस्थता सेतु का काम करना, ये मैं लोकतंत्र सेनानी संघ यहाँ छत्तीसगढ़ में मैंने बनाया था संगठन, उसको राष्ट्रीय स्वरूप मिला। तो मैं उनके लिए तो लगातार जो है काम कर रहा हूँ। 2008 से लगातार मैं उनकी समस्याओं के लिए और सरकारों से बातचीत करना, उनको न्याय दिलाना, ये मेरे को बड़ा आत्मिक संतोष होता है। जब अभी भूपेश बघेल की सरकार ने रमन सिंह जी की सरकार का दिया हुआ सम्मान जो है उसको बंद कर दिया था, मीसाबंदियों का, जो थोड़ा बहुत 5,000 7,000 8,000 15,000 10,000 मिलता था, उसको बंद कर दिया। उससे बहुत लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हुई। लेकिन विष्णुदेव साय जी की सरकार आई तो मेरी लगातार पहल पे उन्होंने सबका 5 साल का बकाया भी दिया और नियमित रूप से उनका चालू कर दिया, स्वास्थ्य की सुविधा चालू कर दी, दिग्गज चालू। तो बड़ा आत्मसंतोष होता है कि जो बुजुर्ग जिनको आज ये सुविधा मिल रही है, उनका आशीर्वाद तो मिल रहा है जी, उनका मुझको स्नेह तो मिल रहा है। पूरे प्रदेश भर के जो मीसाबंदी हैं, जो चल नहीं सकते, जा नहीं सकते, लिख नहीं सकते, लेकिन मेरे में भगवान ने भी वो सब शक्ति रखी है कि मैं जा सकता हूँ, मिल सकता हूँ, लिख सकता हूँ, बोल सकता हूँ और कुछ संगठन को शक्तिशाली बना सकता हूँ, उनकी भावी पीढ़ी के लिए भी कुछ कर सकता हूँ। तो ये भाव जो है, ऐसा गरीबों की माता जी ने जो संस्कार दिए, पिताजी ने जो संस्कार दिए, वो संघ ने जो संस्कार दिए, विद्यार्थी परिषद ने जो संस्कार दिए, वो सेवा भाव के संस्कार दिए कि आप जो है सेवा करिए। यदि मैं राजनीति में नहीं होता तो मैं निश्चित रूप से यही काम करता। जी, आगे आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा कहाँ तक है? मैं कार्यकर्ता काम करता हूँ, मिले तो सेवा का काम। में बेवरेजेस कॉरपोरेशन का भी चेयरमैन रहा, पार्टी ने बनाया, तो मैंने उसमें रहते हुए भी शराब विरोधी आंदोलन चलाया कि लोग शराब से कैंसर हो जाता है, शराब से टीबी हो जाती है, फेफड़े खराब हो जाते हैं, इसके लिए बड़े बड़े विज्ञापन दिए। तो मुख्यमंत्री जी कहते थे आपको शराब बेचने के लिए बनाया था, आप तो शराब के खिलाफ यहाँ पर शराब मत पियो बोल रहे हो। मैं बोला वही कर रहा हूँ जो लिखा है छोटे से में, शराब की बोतल पर छोटे में लिखा है शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो उसी को मैं बड़े में बता रहा हूँ। मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ, जो है उसी को बता रहा हूँ। तो मैंने स्कूलों में पम्पलेट बनवाना, इंटरवल में पिक्चर बनाकर पिक्चर दिखाना कि शराब के खिलाफ जो है शराब कितनी बुराई है शराब में, तो सबको प्रदर्शित करने का काम, उस विभाग का अध्यक्ष होने के बाद भी मैंने उस काम को किया। तो सरकार जो काम देगी संगठन का, सत्ता का, तो उसमें एक कार्यकर्ता के सिपाही के नाते हमेशा तैयार रहते हैं जी, जो जिम्मेदारी मिलती है उसको करते हैं। जी, आपका बहुत धन्यवाद सर, समय निकाले हमारे साथ चर्चा किए, बहुत सारे अनुभव हमारे साथ शेयर किए, साझा किए। जाते जाते हमारे माध्यम से कुछ संदेश देना चाहेंगे, खासकर जो ऐसे युवा जो राजनीति में आना चाह रहे हैं, जो राजनीति में भी हैं? देखिए, राजनीति बहुत अच्छी चीज़ है। यदि आप, मैं नौजवानों से कहूँगा कि अधिक से अधिक मात्रा में राजनीति में आना चाहिए, सेवा भाव से आना चाहिए। पहले राजनीति में आप देखेंगे कि जब मूर्धन्य लोग थे वो कोई नाम कमा कर गया, और नाम कमाने वाले लोग ही राजनीति में आना चाहिए कि सेवा के भाव से और पूर्ण समर्पित भाव से कि मेरे को राजनीति से अर्थोपार्जन हो जाएगा, मेरे को राजनीति से सत्ता मिल जाएगी, मेरे को राजनीति से पद मिल जाएगा, इस भाव से आएंगे तो आप राजनीति नहीं कर सकते। आप सेवा के भाव से आएंगे तो आप पार्षद बने हैं, तो महाराष्ट्र में पार्षद को क्या बोलते हैं? नगर सेवक। तो आप सेवा के भाव से पार्षद बनेंगे तो आपकी उन्नति निश्चित है। यदि आपने उसको दुरुपयोग किया अर्थोपार्जन के लिए, आपने सेवा समाज के साथ व्यवहार ठीक नहीं किया, तो आप वो सेवक नहीं बन सकते, आप वो पार्षद बन के ही वहीं यही लीला आपकी समाप्त हो जाएगी। जी, पार्टी आपको एक सीढ़ी चढ़ाती है। डॉक्टर रमन सिंह भी पार्षद से लेकर के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री तक, रमेश बैस जी भी पार्षद से लेकर के, तो सेवा का काम करेंगे तो आप वहाँ तक पहुँचेंगे। मेरा नौजवानों से यही अपील है, और नारी शक्ति से भी, वो भी अधिक मात्रा में आज जो राजनीति में पति
पत्नी के स्थान पर पति शपथ ले रहा है, तो ये अच्छी स्थिति नहीं है। इसलिए नारी शक्ति को भी एक जागरूक नागरिक नारी की भूमिका निभाकर, जो सरकारों ने आरक्षण दिया है, उनको प्रतिशत दिया है, उसमें अच्छी नारियां आएँ, समाज सेवा की भावना से आएँ और अपना नाम रोशन करें। जी, तो आप सुन रहे थे सीनियर लीडर सच्चिदानंद उपासने जी को, जिनके जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं को जानने समझने का हमें मौका मिला और आपसे साझा भी किए। साथियों, फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। अगली बार आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए कार्यक्रम में, नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।